Hello, my dear students. I'm back again with the next part of the first chapter, that is establishment of Europeans and British rule in India. So, without wasting your time, let's move to the chapter. Arrival of the Europeans in India. अब हम देखेंगे कि इंडिया में यूरोपियंस की एंट्री कैसे हुई. ठीक है. एज वी हैव सीन द रीज़न फॉर यूरोपियंस कमिंग टू इंडिया वॉज ट्रेड. तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, यूरोपियंस का इंडिया में आने का जो मेन रीज़न था वो क्या था? दैट वॉज अ ट्रेड. ओके. तो यूरोपियंस इंडिया में ट्रेडिंग करने आए थे. किसकी ट्रेडिंग करने आए थे? तो वो स्पाइसेस के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आए थे. ठीक है. उन्हें स्पाइसेस की नीड थी. ओके. हमने ऊपर पढ़ा था ना, द यूरोपियंस वर इन डायर नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस. याद है? तो वैसे ही जो वहाँ पे हमने पढ़ा था वही चीज़ है. इंडियन स्पाइसेस की बहुत नीड थी, इसीलिए वो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया में आए थे. यूरोपियन नेशंस लाइक पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड वर्कड हार्ड टू फाइंड अ वाटरवे टू इंडिया. तो इंडिया में आने का, वाटरवे फाइंड करने का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया इन यूरोपियन नेशंस ने. कौन से हैं? तो पोर्टुगल है, स्पेन है और हॉलैंड. ओके. तो इन सभी नेशंस ने वाटरवे फाइंड करने की बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया. पोर्टुगीज सेलर है वास्को डी गामा. वो कैलिकट पहुँचे फर्स्ट 1498 में. ठीक है. तो इंडिया आने का जो वाटरवे है वो फर्स्टली किसने डिस्कवर किया? वास्को डी गामा ने. ओके. तो वो कैलिकट पहुँचे 1498 में. He discovered a new sea route from Portugal to Africa and Africa to India. तो उन्होंने जो सी रूट फाइंड किया पोर्टुगल से अफ्रीका का और फिर अफ्रीका से इंडिया का. ठीक है. उन्होंने इंडिया आने के लिए सी रूट फाइंड किया, डिस्कवर किया, जो कि पहले पोर्टुगल से अफ्रीका और देन अफ्रीका टू इंडिया. विद दिस द यूरोपियंस स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया. और इससे क्या हुआ कि यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया में आना स्टार्ट हो गए. पोर्टुगीज़, फिरंगी. अब हम देखेंगे कि पोर्टुगीज़ कैसे इंडिया में आए और कहाँ कहाँ पर उन्होंने फोर्ट्स बनवाए, कैसे ट्रेड किया, सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं. और पोर्टुगीज़ को क्या कहते हैं? फिरंगी भी कहते हैं. ओके. वास्को डी गामा कैम टू कैलिकट इन 1498 AD. तो हमने देखा था ना अभी, वास्को डी गामा जो पोर्टुगीज सेलर थे, उन्होंने इंडिया आने का सी रूट फाइंड किया. ओके. तो जैसे ही उन्होंने सी रूट फाइंड किया तो क्या हुआ कि अब तो इंडिया में आने का वाटरवे खुल गया ना, तो पोर्टुगीज आना स्टार्ट हो गए. सबसे पहले किंग सामुद्रिक यानी ज़ेमोरिन रूल्ड इन कैलिकट एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे यानी जब वास्को डी गामा कैलिकट पहुँचे, कैलिकट पोर्ट पे पहुँचे थे वो. ओके. तो तब वहाँ पे कैलिकट में जो रूल कर रहे थे किंग, वो थे सामुद्रिक. ओके. तो ज़ेमोरिन सर वहाँ पर रूल कर रहे थे. और उस टाइम पे पोर्टुगीज़ सेलर वहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने परमिशन मांगी. ही अलाउड द पोर्टुगीज़ टू कैरी ऑन ट्रेड ऑफ स्पाइसेस. ठीक है. अब पोर्टुगीज़ ने परमिशन मांगी किंग ज़ेमोरिन यानी किंग सामुद्रिक से स्पाइसेस के ट्रेड की. ठीक है. स्पाइसेस का ट्रेड उनको करना था ना, तो उन्होंने परमिशन मांगी और उनको परमिशन मिल गई. ठीक है. इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन एंड गेन सिक्योरिटी, पोर्टुगीज बिल्ट अ फोर्ट इन कोची 1503 AD एंड कन्नूर इन 1505 AD. तो अपनी जो बिजनेस की पोजीशन है, यानी ट्रेड की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी उसको ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पोर्टुगीज़ ने फोर्ट्स बिल्ट किए, यानी किले बनवाए. ठीक है. कहाँ कहाँ पर बनवाए? तो कोची में बनवाए और कन्नूर में. कोची में बनवाया 1503 AD में और कन्नूर में बनवाया 1505 AD में. In 1505 AD, Portugal sent its viceroy
फ्रांसिस्को डे अल्मेडा टू एस्टेब्लिश अ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। अब 1505 में, यानी जब कन्नूर में फोर्ट बनवाया गया, पोर्टुगीज़ ने कोची और कन्नूर में फोर्ट बनवाया था ना, तो जब कन्नूर में बनवाया यानी 1505 में, तब पोर्टुगल ने अपना वाइसरॉय जो है उसे इंडिया में सेंड किया। तो उन्हें क्यों सेंड किया गया था इंडिया में? टू एस्टैब्लिश पोर्टुगीज़ रूल इन इंडिया। ओके, इंडिया में रूल एस्टैब्लिश करने के लिए, पोर्टुगीज़ रूल को इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए वाइसरॉय को भेजा गया। क्या नाम था उनका? फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। ओके, हिज सक्सेसर वाइसरॉय अल्फोंसो डे अल्बुकर्की conquered several ports including Goa and established Portuguese rule in India। तो उनके जो सक्सेसर थे, यानी उनके बाद वाइसरॉय जो थे, क्या नाम था उनका? अल्फोंसो दी अल्बुकर्की। उन्होंने क्या किया? कॉन्कर्ड सेवरल पोर्ट्स, मतलब जीत लिया। किसको जीता? बहुत सारे पोर्ट्स को उन्होंने जीता, इंक्लूडिंग गोवा। ठीक है, गोवा को भी जीत लिया और उन्होंने अपना जो रूल है वो इंडिया में स्टार्ट किया, यानी एस्टैब्लिश किया पोर्टुगीज़ रूल को इंडिया में। गोवा बिकेम देयर कैपिटल इन 1530 AD। और 1530 तक क्या हुआ? गोवा उनका कैपिटल, यानी पोर्टुगीज़ का कैपिटल बन गया। क्या बन गया? गोवा। आफ्टर कॉन्करिंग वसई in 1534 AD, Diu in 1535 AD, and Daman in 1559 AD, they began to venture into the Indian Ocean. After conquering Vasai in 1534 AD, Diu in 1535 AD, and Daman in 1559 AD, they began to venture into the Indian Ocean. तो अब वसई जीतने के बाद, वसई कब जीता? 1534 में। ओके, पोर्टुगीज़ ने 1534 में वसई जीता। उसके बाद ड्यू 1535 में, फिर दमन 1559 में, और उसके बाद दे बिगिन टू वेंचर इनटू द इंडियन ओशन। वेंचर मतलब जोखम वाले, रिस्क वाले काम करना। ओके, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेंचरस वर्क जो है स्टार्ट कर दी इंडियन ओशन में। द पोर्टुगीज़ डिफीटेड द सुल्तान्स ऑफ अहमदनगर, कैलिकट एंड बीजापुर। फिर उन्होंने क्या किया? सुल्तान्स जो थे अहमदनगर के, कैलिकट के और बीजापुर के, इन सबको डिफीट किया, सबको हराया पोर्टुगीज़ ने। स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू यूरोप and while returning they loaded their ships with horses from Central Asia। पोर्टुगीज़ क्या कर रहे थे? स्पाइसेस को कैरिड आउट कर रहे थे, स्पाइसेस को इंडिया से यूरोप और ले जा रहे थे, और जब वहाँ से वो लौट रहे थे सी रूट से, ठीक है, सी रूट से जब वो वहाँ से लौट रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? अपनी शिप्स में हॉर्सेस को भी भर भर के ला रहे थे। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। सो दे वर ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द सी, इसलिए उनको लॉर्ड ऑफ द सी कहा जाता था। दिस मीन्स दैट any other nation who wanted to use Indian sea route for trade had to seek permission from the Portuguese to trade by sea। अब लॉर्ड ऑफ द सी का क्या मतलब है? उनको लॉर्ड ऑफ द सी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या, इसका मतलब ये है कि बाकी के जो नेशंस हैं, अगर वो इंडियन सी रूट से ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या होगा? दे हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज़। ओके, उनको पोर्टुगीज़ से परमिशन लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की परमिशन लेनी पड़ेगी भाई? लेनी पड़ेगी परमिशन टू ट्रेड बाय सी। सी के थ्रू ट्रेड करने के लिए उन्हें पोर्टुगीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, एज द पोर्टुगीज वर द लॉर्ड ऑफ द सी। ओके, दे वर मैसिवली इन्वॉल्व इन पायरेसी इन सी। पायरेसी से क्या मतलब होता है? वो लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे थे। और मैसिवली मतलब बड़े पैमाने पे वो समुद्री लुटेरी जो होता है, पायरेसीज वगैरह सी में होती है, उसमें वो बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व थे। ठीक है, इन गोवा दे कन्वर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इनटू क्रिश्चियंस। अब क्या किया? गोवा में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज, बहुत सारे हिंदूज को उन्होंने क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर दिया, धर्म ही बदलवा दिया। डच वलंदा, तो डचेस को हम वलंदा के नाम से भी जानते हैं। लाइक द पोर्टुगीज, the Dutch from Holland were also attracted to come to India to make a profit from trade। ठीक है, तो बिल्कुल पोर्टुगीज़ की तरह डच
जो हॉलैंड से आए थे उनको भी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो भी इंडिया से, और वो इंडिया में आकर ट्रेड करना चाहते थे और उससे यानी ट्रेडिंग करके वो प्रॉफिट बनाना चाहते थे। एट फर्स्ट दे इन्वेडेड श्रीलंका इन 1658 AD। तो फर्स्टली उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को 1658 में जीत लिया एंड टुक द चार्ज ऑफ ट्रेड ऑफ स्पाइसेस इन देयर हैंड्स, और स्पाइसेस का जो ट्रेड था उसका चार्ज अपने हाथों में ले लिया। दे एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेड इन बंगाल 1632 AD एंड इन द मलाबार एरिया 1650 AD। तो अब उन्होंने क्या किया, बंगाल में अपना ट्रेड एस्टैब्लिश किया। कब, 1632 में, और मलाबार एरिया में किया 1650 AD में। दे obtained a decree from the ruler of Golconda and established their position in मसूलीपट्टनम। अब क्या हुआ, उनको डिक्री मिल गई। डिक्री का मतलब क्या होता है, एक परमिशन लेटर, ठीक है। तो किससे मिला उनको वो परमिशन लेटर, रूलर ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा के रूलर ने उनको परमिशन दे दी, परमिशन लेटर दे दिया, और फिर उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश की, जिसे अभी हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। आफ्टर 1650 AD, periodically major wars were fought between England and Holland यानी डचेस, ओके। Dutch were defeated in these wars. As a result, their trade monopoly came to an end in India. After 1650, periodically क्या हो रहा था, इंग्लैंड और हॉलैंड यानी डचेस के बीच में मेजर वॉर्स जो है वो लड़े जा रहे थे। वर फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड हॉलैंड। डच वर डिफीटेड इन दीज वॉर्स। तो इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में जो ये वॉर्स चल रहे थे, मेजर वॉर्स चल रहे थे, उसमें डचेस जो है वो डिफीटेड मीन्स हार गए। एज अ रिजल्ट देयर ट्रेड मोनोपोली कैम टू एन एंड इन इंडिया। और इंडिया में उनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई। डेनिश, आफ्टर द डच द डैनिश पीपल फ्रॉम डेनमार्क ऑल्सो केम टू इंडिया। तो जैसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, फिर पोर्टुगीज़ से अट्रैक्ट होकर डचेस आए थे, अब डचेस के बाद डेनिश आए, और ये आए थे डेनमार्क से, ठीक है। दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट दैट मीन्स कोठी इन सीरमपुर बंगाल। फिर उन्होंने एक फोर्ट इस्टेब्लिश किया यानी कोठी इस्टेब्लिश की सीरमपुर में बंगाल में। बट दे कुड नॉट प्रोग्रेस इन ट्रेड, ओके, उनको ट्रेड में प्रोग्रेस नहीं मिली। ब्रिटिश, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंग्लैंड इन 1600 AD। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 1600 AD में हुई थी, इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू ट्रेड विद द नेशंस ऑफ द ईस्ट एंड एस्टैब्लिश अ मोनोपोली ऑन दैम। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि ईस्ट के नेशंस के साथ वो ट्रेड करे और एस्टैब्लिश अ मोनोपोली ऑन दैम, और उन सभी पर वो अकेली मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहती थी। अब मोनोपोली, तो अब मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मीन्स किसी ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी कंपनी का गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना जिसका कोई अल्टरनेटिव ना हो, ओके। मतलब मान लो कोई एक इंडस्ट्री है जो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है या गुड्स प्रोड्यूस करती है, आपको प्रोवाइड करती है, पर उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करती है जिसका आपको कहीं बाहर कोई अल्टरनेटिव मिलता ही नहीं है, आपको वहीं से लेना पड़ता है, उसी कंपनी से परचेस करना पड़ता है, तो आप कह पाओगे कि हाँ उसकी मोनोपोली है, वो अकेली ऐसी कंपनी है जो ये चीज़ सेल आउट करती है, ओके। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी ईस्ट के नेशंस के साथ बिजनेस करना चाहती थी, ट्रेड करना चाहती थी, और अकेली मोनोपोली जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहती थी। इन 1613 AD the British got a decree from Jahangir and established their first fort at सूरत। तो जहांगीर से ब्रिटिश को यानी ब्रिटिशर्स को डिक्री मिली, परमिशन लेटर मिला। कब मिला, 1613 में, ओके। 1613 में ब्रिटिशर्स को जहांगीर से डिक्री मिली, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सूरत में
फर्स्ट पोर्ट एस्टैब्लिश करवाया। थॉमस रॉय obtained permission from जहांगीर to trade in India in 1615 AD। अब 1613 में जहांगीर ने एक डिक्री यानी परमिशन लेटर दिया, ठीक है। उसके बाद 1615 में थॉमस रॉय को भी दूसरा परमिशन लेटर मिला, वो भी जहांगीर से मिला, और वो था इंडिया में ट्रेड करने का, ठीक है। दे स्टार्टेड अ ट्रेडिंग कंपनी इन बालासोर 1633 AD एंड अ ट्रेडिंग पोस्ट 1651 AD। फिर उन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की बालासोर में। कब की, तो 1633 AD में की। एंड उसके बाद एक ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट की 1651 AD में ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। और कहाँ पर की थी ये ट्रेडिंग पोस्ट स्टार्ट, कहाँ की थी, हुगली रिवर पे, हुगली रिवर की बैंक्स पे, ओके। इट वॉज कॉल्ड फैक्ट्री, और इसको फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री मतलब होता है कि जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस where goods were stored and company officials used to sit। और उस फैक्ट्री के पास एक वेयर हाउस भी था, ठीक है। फैक्ट्री का एक वेयर हाउस भी था, वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे गुड्स को स्टोर भी करके रखते थे, और कंपनी ऑफिशियल्स मीन्स कंपनी के जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे वो वहाँ पर यूज्ड टू सिट, और वो वहाँ पर बैठते भी थे। द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर केप्ट हियर। और एक्सपोर्ट करने वाले जो गुड्स थे, जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है, वो वहीं पर रखे जाते थे। एक्सपोर्ट का मतलब पता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। इंडिया से बाहर जो सेलिंग होती है गुड्स की, तो इंडिया से जब बाहर वो जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। और अगर बाहर की कंट्रीज से हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो कहते हैं इंपोर्ट करना, ओके। तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी गुड्स होते थे, जिनको एक्सपोर्ट करना होता था, उनको उस वेयर हाउस में रखा जाता था। अ ट्रेडिंग पोस्ट वॉज सेट अप एट कासिम बाजार इन पटना एंड प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज। A trading post was set up at Kasim Bazar in Patna. Firstly, we will have to understand that what is the trading post. The trading post is a small settlement or a store, we can say, specially established to trade. Okay, तो फैक्ट्री वगैरह को भी हम ट्रेडिंग पोस्ट कहते हैं। ओके, सो द ट्रेडिंग पोस्ट वॉज सेटअप एट अ कासिम बाजार इन पटना, ओके। कासिम बाजार में यानी पटना के कासिम बाजार में उसका सेटअप हुआ। एंड प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसके कंट्रोल में रखा गया। द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ थ्री विलेजेस नेम्ड सुतानुती, कालीघट एंड गोविंदापुर इन 1698 AD, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को ज़मींदारी मिली 3 अलग अलग गांव की, विलेजेस की। इन 3 विलेजेस की ज़मींदारी उनको मिली। अब ज़मींदारी का मतलब क्या होता है, पहले तो कब मिली वो देखो, 1698 AD में मिली। कौन से विलेजेस थे, सुतानुती, कालीघट और गोविंदापुर। इन तीनों की ज़मींदारी जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल गई। अब ज़मींदारी से मतलब क्या होता है कि इन तीनों विलेजेस में से जो भी प्रोडक्शन होगा, फील्ड्स का जो भी प्रोडक्शन होगा, उसका सारा जो इनकम आता है वो किसके पास जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास जाएगा, क्योंकि ज़मींदारी उनको मिल गई, ठीक है। दे बिल्ड अ न्यू कॉलोनी कॉल्ड फोर्ट विलियम, नाउ नोन एज कोलकाता। उसके बाद उन्होंने एक न्यू कॉलोनी बिल्ड की जिसका नाम था फोर्ट विलियम, ओके। अभी वो कोलकाता के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच, now we will see how the Frenches had came to India, how they established forts in India, and how they started trading in India, okay. In 1639 AD, a French officer named Franco Martin took Madras, that means Chennai, on lease from the king of Chandragiri and established a trading center. तो 1639 में क्या हुआ, एक फ्रेंच ऑफिसर जिनका नाम था फ्रैंको मार्टिन, उन्होंने मद्रास को यानी अभी के चेन्नई को लीज पे लिया फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को फ्रैंको मार्टिन ने लीज पे लिया। कब लिया, 1639 में। अब लीज पे लेने से क्या मतलब है, लीज पे लेने का मतलब होता है
किसी फिक्स्ड टाइम पे, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए कोई पर्टिकुलर लैंड का एरिया रेट पे लेना, ओके। और उन्होंने ये रेट पे क्यों लिया, ये लीज पे क्यों लिया, एंड टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग सेंटर, वहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664 AD। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो 1664 में। In 1668 AD, they established the first trading center in सूरत। अब 1664 में फर्स्टली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई, और उसके बाद ठीक 4 साल बाद सूरत में फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश हुआ, ओके। द हेड क्वार्टर वॉज एट मसूलीपट्टनम, और उनका हेड क्वार्टर कहाँ था, मसूलीपट्टनम में। दे फाउंडेड पौंडीचेरी इन 1673 AD, और उसके बाद 1673 AD में उन्होंने पौंडीचेरी का एस्टैब्लिश किया। द वॉर्स फाउट बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच इन यूरोप हैड अफेक्टेड इंडिया ऑल्सो। कुछ वॉर्स हुए थे डचेस के बीच में और फ्रेंचेस के बीच में, ठीक है। वो कहाँ हुए थे, यूरोप में हुए थे, बट उसका इफेक्ट इंडिया में भी हुआ था। द फ्रेंच वर डिफीटेड एज द ब्रिटिश सपोर्टेड द डच। अब इन वॉर्स में क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे वो डचेस को सपोर्ट कर रहे थे, दैट मीन्स अगर ब्रिटिशर्स डचेस की मदद कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंचेस जो है दे वर डिफीटेड, ओके, दे वर डिफीटेड बाय द डचेस, ओके। नाउ वी विल सी अगेन, एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फ्रेंच ऑफिसर जिनका नाम था फ्रेंको मार्टिन, उन्होंने मद्रास को यानी चेन्नई को लीज पे लिया चंद्रगिरी के राजा से, और वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसके ठीक 4 साल बाद 1668 में फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर सूरत में एस्टैब्लिश हुआ, और उनका हेडक्वार्टर था मसूलीपट्टनम में। पौंडीचेरी भी इस्टेब्लिश हुआ था 1673 में, जो कि फ्रेंचेस ने किया था, ओके। और उनके बीच में डचेस और फ्रेंचेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉर्स हुए थे, यूरोप में हुए थे ये वॉर्स, और उसकी अफेक्ट इंडिया में भी हो रही थी। और इन वॉर्स में फ्रेंचेस जो है वो डिफीटेड यानी हार गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स डचेस को सपोर्ट कर रहे थे। In 1739 AD, they established control over Karaikal and began large-scale commercial activities in the south. 1739 में क्या हुआ, Karaikal, and Karaikal, what is Karaikal? This is a town in India and that is in Pondicherry, okay. और उन्होंने कराईकाल पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, और लार्ज स्केल कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द साउथ में बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी। बट ऑन द इशू ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मोनोपोली इन द साउथ, द फ्रेंच हैड कर्नाटका वॉर्स विद द ब्रिटिश इन विच द फ्रेंच वर डिफीटेड। अब मोनोपोली के इस्टेब्लिशमेंट के जो इश्यूज चल रहे थे साउथ में, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रेंचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में कर्नाटका वॉर्स हुए, जिसमें फ्रेंचेस जो थे वो हार गए, दे वर डिफीटेड। द फ्रेंच लॉस्ट देयर पावर इन इंडिया एक्सेप्ट पौंडीचेरी। अब उन्होंने अपना जो पावर था वो लॉस्ट कर दिया, बट पौंडीचेरी में अभी भी था, ठीक है। इंडिया का पावर तो उनका लॉस्ट हो चुका था, बट पौंडीचेरी में अभी भी था। They were even banned from fortifying at Pondicherry. Fortifying का मतलब होता है किलाबंदी, किले बिल्ड करना, फोर्ट्स को बिल्ड करना, ठीक है, दैट मीन्स फोर्टिफाइड। बट फ्रेंचेस को पौंडीचेरी में फोर्टिफाइंग करने के लिए भी बना कर दिया गया था, वो वहाँ पे फोर्ट्स भी बिल्ड नहीं कर पा रहे थे।